नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 12 साल बाद इस टूर्नामेंट का खिताब जीता, जिसकी जीत का जश्न पूरा भारत मना रहा। वहीं लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर के इंडिया के नारे भी लगाए। चारों तरफ आतिशबाजी देखी गई। बताते यह भी चले कि मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन का स्कोर रखा था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 254 रन बनाकर मैच को जीत लिया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप सभी पर गर्व है। बताते चले कि कल जैसा टीम इंडिया ने आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है और 12 साल का जो वनवास था, जो 12 साल का इंतजार था, वो आखिरकार खत्म कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने एक के बाद एक विकेट लिए, जिससे कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो उनके सामने बोल्ड हुई। हालांकि इन सभी पर सीएम धामी ने तारीफ करते हुए इंडिया की टीम को बधाई दिया है और साथ ही साथ इस ट्रॉफी के जीतने पर उनके जो अथक प्रयास है, उनके जो परिश्रम है, उनकी जो दृढ़ संकल्प है, उसकी तारीफ की है। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से देख सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जो विजेता टीम है वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ हाथ में कप लेकर के एक जैसे मानो एक उन्होंने जंग जीत लिया हो, उसका प्रतीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वही चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर के सीएम धामी की सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित हैं। वो इस बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा ही बैठक में पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हो सकती है। तो एक बड़े बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर इस दौरान चर्चा की गई और साथ ही साथ भीड़ नियंत्रण को लेकर का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है चारधाम यात्रा को लेकर के, और इसके अलावा जो वेडिंग डेस्टिनेशन है उसको लेकर के आज जो पॉलिसी है वो तय की जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है सचिवालय में, जिसमें प्रदेश में तमाम जगहों पर चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, इसके अलावा टेहरी हो, उत्तरकाशी हो, या फिर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उन्हें किस तरह से वेडिंग डेस्टिनेशन बनाई जाए इस पर सरकार चर्चा कर रही है। पर्यटन विभाग से मिल करके इस पर चर्चा की जा रही है ताकि जो पॉलिसी है वो बनकर के तैयार हो। और इस बीच क्योंकि आपने देखा कि चाहे तेजस्वी नारायण हो और रुद्रप्रयाग जनपद में जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की शादी हुई थी, वहाँ पे आज भी कई सेलिब्रिटीज जो हैं वहाँ पे शादी करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा हम औली की बात करें जहाँ पर टूरिस्ट एरिया है और जो चमोली जिले में है, तो औली में भी बढ़ चढ़ के लोग शादी के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में पिछले वर्ष एक बड़ी शादी वहाँ पर हुई थी जिसमें देश के तमाम जो नामचीन लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। और इसके अलावा हम अन्य जगहों की बात करें तो उनको भी विकसित किया जा रहा है ताकि जो वेडिंग डेस्टिनेशन है दिल्ली वो बनाई जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं उस पर मौका मिले, उन लोगों को भी रोजगार के आयाम अवसर प्रदान हो सके, इस तरफ सरकार काम कर रही है। दूसरी अगर बात करें चारधाम यात्रा की अंजलि, तो यहाँ पर चारधाम यात्रा अगले माह से शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो चारधाम यात्रा है
पिछले वर्षों की अगर बात करें तो पिछले वर्ष 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस बार की अगर बात करें तो इस बार ये संख्या और बढ़ने की तरफ सरकार काम कर रही है। इसमें तमाम जो विभाग हैं, चाहे PWD विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, बिजली विभाग है, पेयजल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभागों को एक सूत्र में एक साथ यहाँ पर मौका दिया जा रहा है काम करने का, ताकि जो यात्रा रूट है वहाँ पर चाहे वो नगर निकाय हों या इसके अलावा जिला पंचायत हो, वो भी यहाँ पर साफ सफाई से लेकर के जो टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कर सके। खाद्य पूर्ति जो विभाग है उनको भी यहाँ पर रखा गया है ताकि किस तरह से जो आवाजाही जो लोगों की होगी उनको रहने खाने की। ये भी जानना चाहूंगी, देखिए हमने पिछले कई सालों में देखा है एक के बाद एक नए रिकॉर्ड दर्ज करते हुए चारधाम यात्रा नजर आई है, तो ऐसे में इस बार की अगर बात करें, देखिए आज बैठक हुई है तो बैठक में भीड़ नियंत्रण को लेकर के क्या कुछ किया गया, क्योंकि बार बार ये देखा जाता है भीड़ तो काफी बढ़ जाती है इस चारधाम यात्रा के बीच में, लेकिन उसको नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं सरकार असफल साबित होती है, तो इसमें ऐसे क्या कुछ नियंत्रण किस बार रहेंगे? अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान जो भीड़ देखी जाती है उसको किस तरह से काबू किया जाए, इस तरह भी सरकार यहाँ पर जो मंदिर में जाने वाली जो भीड़ है एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है और ये 15 दिन का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन किया जाएगा और ये जो वेबसाइट है ये लगभग यहाँ पर 15 दिन से ज्यादा जो है वहाँ पर ऑनलाइन रहेगी। तो सभी जो लोग हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाए ताकि लोग बिना दर्शन के न लौटे। तो इसके लिए तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी, चाहे वो PAC की फोर्स हो या पुलिस विभाग की हो या फिर हम सेना की मदद भी यहाँ पर ले सकते हैं ताकि जो भीड़ है उसे काबू में किया जा सके और बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित जो हेमकुंड साहिब है वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको आसानी से दर्शन हो सके। तो इसी के लिए आज बैठक की गई है जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे और इसके अलावा जो धन सिंह रावत है स्वास्थ्य मंत्री वो भी इस बैठक में मौजूद थे और सभी उच्च अधिकारी जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी इसमें रहे हैं, सचिव इस बैठक में रहे हैं ताकि जो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु हों उन्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चाहे गौचर की बात करें, टिहरी की बात करें या फिर हम ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी तमाम जो लोग हैं उनको रहने खाने की व्यवस्था हो सके और लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हो सके। और इसके अलावा जो यात्रा रूट है, यात्रा रूट पे भी तमाम जो पड़ाव हैं वहां पर भी लोगों की अच्छी खासी व्यवस्था हो सके ताकि लोग अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर सकें और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सकें। जी हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जब से सीएम धामी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए तब से हमने देखा है कि बुजुर्गों के लेकर भी हर चारधाम यात्रा में खास इंतजाम किए जाते हैं। पिछली बार की तस्वीरें भी हमने देखी, बुजुर्गों के लिए सुविधा के तौर पर उन्होंने जो फ्लाइट से उसकी सुविधा किए थे, तो इस बार क्या हेलीपैड और बाकी जो सुविधाएं हैं वो क्या इस बार भी किया जाएगा? इस बार किस तरीके से बुजुर्गों को राहत मिलेगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के चारों धाम में बड़ी संख्या में चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो विकलांग हो, कई लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। उनके लिए विशेष तौर पर सरकार जो चाहे वो गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ सबसे जो टफ जो यात्रा है वो मानी जाती है और यहाँ पर हेली कंपनियों को रखा जाएगा और हेली कंपनी जो होंगी जिनको यहाँ पर परमिशन दी जाएगी। पिछली बार की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 9 कंपनियां काम कर रही थी, इस बार ये संख्या बढ़ सकती है। और इसके अलावा केदारनाथ के से लेकर के अगर हम बद्रीनाथ की बात करें या फिर हम देहरादून से अगर बात करें तो राजधानी देहरादून से भी जो हवाई सेवा है वो शुरू की जाएगी और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि आप सरकार ने एक परियोजना यहाँ पर रखी है, खासतौर पर हम केदारनाथ की बात करें, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे का जो कार्य है वो अब शुरू होगा। उसमें टोकन मनी भी रिलीज हो चुका है, केंद्र सरकार की तरफ से भी इसे इसकी जो चीजें हैं वो साफ हो गई हैं, जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और अब बहुत जल्द जो रोप है वो रोप पे भी बन जाएगा। इसके अलावा अभी की अगर बात करें तो तत्काल में व्यवस्थाओं के लिए हेली की सुविधा यहाँ पर रखी जाएगी ताकि चाहे वो बद्रीनाथ जाने वाले लोग हों देहरादून से या फिर सोनप्रयाग से बात करें या फिर हम ऊखीमठ से बात करें, सभी जगहों पर जो पिछले वर्षों की जो भांति जो व्यवस्थाएं वो बनाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए
कहीं ना कहीं धामी सरकार की एक बड़ी पहल है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही धामी की ओर से, और साथ ही साथ इस बार एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाला चारधाम यात्रा ये देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों काफी सुर्खियां हैं, और ये सुर्खियां हैं कैबिनेट विस्तार और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि सीएम ने यह साफ कहा कि यह उनका सामान्य दौरा था जो पहले से ही तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। तो वही अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि राजपुर से भाजपा विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस सवाल पर देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा, और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया है, मैं इसी में खुश हूं। तो उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो चुका है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया। वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद उठाया। वह वसंतोत्सव 2025 में इस वर्ष की चल बैजंती जो रनिंग ट्रॉफी है वो आईआईटी रुड़की को मिली है। वहीं गत वर्ष यह ट्रॉफी ओएनजीसी को मिली थी। इस वर्ष आईआईटी रुड़की को 10 श्रेणियों में और उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान और पत्थरचट्टा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। वसंतोत्सव में 15 श्रेणियों की 55 उप श्रेणियों में 165 पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर वसंत के इस उत्सव को जन जन तक का उत्सव बताया है। आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत किया। पुरस्कार विजेता बन रहे हैं। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया, और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। वही नए मुख्य सचिव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई है। इस महीने खत्म हो जाएगा राधा रतूड़ी का कार्यकाल। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शीर्ष पर 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन का नाम सामने आ चुका है। आनंद वर्धन का जो केंद्र है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है। आर के सुधांशु का नाम भी इसी सूची में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक उत्तराखंड से ये जो बड़ी खबर है नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर के, जिसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। हालांकि राधा रतूड़ी का जो कार्यकाल है वो इस महीने खत्म हो जाएगा। शीर्ष नाम जो सामने आ रहा है वो आनंद वर्धन का आ रहा है, जो 1992 की बैच के हैं। हालांकि केंद्र की ओर से इसका नाम भी सजेस्ट किया गया है। देखना होगा कि आखिर नए मुख्य सचिव के तौर पर कौन कुर्सी पर विराजमान होता है। वही देहरादून के स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है, और इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग भी शामिल हुए थे। बताते यह भी चले कि नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा और यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए क्यूआर कोड और जो ऑनलाइन लिंक है उसके माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे आसानी से अपनी राय इस पर दे सकें। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है, और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द क्यूआर कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे।
होली के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया। पौड़ी शहर की कई जो दुकानें हैं उससे खाद्य पदार्थों के नमूने को लेकर के निरीक्षण के लिए भेजा गया। इस दौरान विभाग ने दुकानदारों को खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने, मिलावटी उत्पादों से बचने और स्वच्छता का पालन करने के भी निर्देश दिए। हालांकि होली जैसे त्योहारों पर मिठाइयां, दूध, मावा, रंग और नमकीन की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि मिलावट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और इसी को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय होकर के छापेमारी और सैंपलिंग कर रहा। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने यह भी बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार आज नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम के साथ मिलकर पौड़ी शहर में होली त्योहार के मद्देनजर सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही, जो आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। टाइम पे हम लोगों के कमिश्नर फूड सेफ्टी और हमारे डीएम सर पौड़ी, उनके आदेशों के अनुसार जो है होली में हम लोग मिलावटखोरी के होली के टाइम पे जो होती है खाद्य पदार्थों में मिलावट, उसके अगेंस्ट हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं होली में। अभी आज हम पौड़ी में कर रहे हैं। सभी दुकानों में जो भी मिठाइयाँ वगैरह, स्पेशली होली में मावा होता है, गुजिया, मिठाइयाँ अन्य प्रकार की और भी जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे नमकीनों में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तेल, घी वगैरह हो गया, इन सब की सैम्पलिंग वगैरह के लिए हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे अभियान। तो अभी यहाँ पे हम लोग हैं बस स्टैंड पौड़ी में है, यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आगे भी अभियान चालू रहेगा। आगामी त्योहारों की दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार बाजार में जो है होटल या अन्य जो भी दुकानें हैं उनकी निरीक्षण किया जा रहा है और उनका सैंपल भर करके जो है भेजा जा रहा है। आगामी होली और ईद के त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से सिडकुल थाना परिसर में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने की, जिसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। वही बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष भंडारी ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि होली का पर्व उल्लास और रंगों का त्योहार है, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि सड़कों से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग न डाला जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी समुदाय की भावनाओं को इससे ठेस न पहुंचे। आपको पता है कि होली नज़दीक है और इधर रमज़ान का कार्यक्रम भी चल रहा है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए तो थाना अध्यक्ष महोदय ने जो बैठक ली है कि गांव के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई दंगा फसाद करता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी को दी जाए, ऐसे संबंधित जो क्षेत्रीय अधिकारी रहेगा है ना उसको दी जाए, जिससे गांव के अंदर दंगा फसाद ना हो और गांव के अंदर शांति व्यवस्था बने और सभी होली का पर्व हो चाहे रमज़ान का त्यौहार चल रहा हो वो सबको शांति व्यवस्था भाईचारे की नज़र से देख के हम दोनों को सबको मिलकर साथ मनाना है। अब खबर विकासनगर से है, जहां अवैध मदरसों को लेकर एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में सहसपुर क्षेत्र प्रशासन की टीम पहुंची। बताते यह चले कि सहसपुर क्षेत्र में एक और मदरसा सील किया गया है। एक घर में किराए के कमरों में अवैध मदरसा चल रहा था। वही अब तक सील किए गए जो कुल अवैध मदरसे हैं उसकी संख्या 10 पहुंच चुकी है। वही मौके पर जो तहसील प्रशासन थी, शिक्षा विभाग, MDDA और अल्पसंख्यक विभाग सहित जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद नजर आई। बेसिकली ये एक ऋषु त्यागी है और एक निखिल गर्ग है। ये 5 साल से हरिद्वार में रहते हैं और सहारनपुर के मूलतः हैं। 5 साल पहले सहारनपुर से आए थे और ये बड़े लेवल के सटोरी हैं जो ट्रांजैक्शन ये अराउंड 25 से 30 लाख की बेटिंग करते हैं पर मैच। और ये आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं अराउंड 10 के करीब मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं इनसे। सर ये कहाँ से बैठ के संचालित कर रहे थे इस कार्य को जो आपने पकड़ा है? ढंडेरा क्षेत्र में है एक जगह, वहां से संचालित कर रहे थे। रात में हमारी सूचना आई, हमें मिली तो हमने अपनी टीम को भेजा वहाँ। तो कुछ नकदी वगैरह भी बरामद करी है सर आपने? नकदी अराउंड 8,000 रुपए है। बाकी इनका ट्रांजैक्शन कैश और उधारी पे ही होता है और इसके बाद बाकी विवेचना का विषय। सर कितना लगभग इसके पास जो ऑनलाइन जो कैश वगैरह आपने जांचा हो कितना पाया गया सर? देखिए जो लैपटॉप की एक प्राइमरी इंक्वायरी से हमें ये पता चला कि अराउंड 25 लाख की बेटिंग थी कल न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लक्सर में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 2 व्यक्तियों रईस और नसीम नाम के जो व्यक्ति हैं उसको गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस ने होली और रमजान के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है। इस अभियान के तहत लक्सर पुलिस ने कस्बा क्षेत्र से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते ये भी चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 170 BSS के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर ली। वही पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी भी रखी है और आगामी दिनों में त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने का भी आश्वासन दिया है। वही हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में एक बड़ा हादसा हुआ। एक घर में शादियों के में जो जलाने वाले पटाखे हैं वो बनाए जा रहे थे कि तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के 3 जो टप्पर थे वो उड़ गए। वही हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गोरेला और ज्वालापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बताते यह चले कि फॉरेंसिक टीम द्वारा विस्फोट के कारणों की गहन जांच की जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आशंका यह जताई जा रही है कि अवैध रूप से पटाखा निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ और घटना के असली कारणों का जांच के बाद ही पता चल सकेगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल क्षेत्र से एक स्कूल की छात्रा लापता होने से हड़कंप मच गया है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि रोशनाबाद स्थित देवभूमि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा शनिवार को घर से स्कूली वाहन से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। वही जब स्कूल प्रशासन ने उपस्थिति को लेकर के परिजनों से संपर्क किया तो मामले का खुलासा हुआ। घबराए परिजन तुरंत सिडकुल थाना पहुंचे और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। वही पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। जी, कल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारी एक बिटिया है साक्षी पुंडी, और वो स्कूल वैन में गई। स्कूल वैन में जाके वो जब दिन में कॉल आता है कि आपकी लड़की स्कूल नहीं आई, तो जब यहाँ से हमारे भाई साहब जाते हैं स्कूल में तो पता करते हैं वो लड़की अभी तक मिसिंग है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। उस सिलसिले में जो है हमने कल भी यहाँ पर सिडकुल थाने में आए थे, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज की है हमने, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है और हमें जो है प्रबंधक महोदय की तरफ से भी आश्वासन मिला है। उनकी कार्रवाई भी काफी चल रही है और रात भर भी उसमें छापामारी में लगे रहे, जो उनका प्रोसेस होता है वो उसको कर रहे हैं। अभी हम वहाँ से बैठकर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके आ रहे हैं, तो अभी भी उनका जो है रवैया जो काफी पॉजिटिव है, इसको लेकर वो काफी सीरियस है और वो अपनी कार्रवाई को पूरे जो कानूनी तरीके से जहां तक हो सकता है उसको आश्वासन भी दे रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि हम जो है आज आपको कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी खबर देंगे कि जो मतलब माँ बापों को थोड़ा जिससे धैर्य बंधे। ज्वालापुर से जुड़वा बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां बताते चले कि ज्वालापुर में एक महिला ने ही अपने 6 महीने की 2 जुड़वा बच्चों की हत्या कर दी। वही जांच के बाद सामने आया कि वह अपनी कम उम्र और अकेलेपन के कारण मानसिक तनाव में थी और बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के भीतर ही संवेदनशील जो केस थी उसकी गुत्थी को सुलझा लिया। वही पुलिस कप्तान प्रवीण डोभाल ने मासूम बच्चों के दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम को शाबाशी दिया। 6 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल के माध्यम से थाना ज्वालापुर में एक सूचना मेमो प्राप्त हुआ था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 बच्चियां आई थी, जिनको उस समय मृत अवस्था में वहां लाया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण इनकी पोस्टमार्टम को तत्काल कराया गया। उसी बीच पुलिस के द्वारा इन दोनों बच्चियों की परिजनों से इस संबंध में पूछताछ की गई और बच्चियों की मौत को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए जो बच्चियां हैं इनके पिताजी की ओर से महेश सकलानी जी की ओर से एक पुलिस के द्वारा तहरीर और संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने तत्काल सभी पहलुओं की जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को भी इसमें चेक किया। बाद में जब पीएम रिपोर्ट के बाद दोनों ही बच्चियों की मौत दम घुटने से और गला दबाने से पाया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो भी आसपास के संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। इसी क्रम में जो मृतका हैं बच्चियां, उनकी माता से जो है उनसे भी पूछताछ की गई और उनके बयानों में विरोधाभास आने पर पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये दोनों बच्चियों को मारना स्वीकार किया। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।